हमारे एक जो पुलिस सरबराह हुआ करते थे, उसने ये भी तक कहा था कि मैं यहाँ के पीएचडी स्कॉलर्स को छोले और केले उनसे बिकवाऊंगा और इनकी हालत बेकारियों से बदतर करूंगा। अब वो यहाँ रहा नहीं रहा अलग बात है, लेकिन ये कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जिसमें जीना मुश्किल हो चुका था। और जानबूझ के मीटिंगें फ्राइडे के दिन जुमा के टाइम पे रखी जाती थी। आप अगर गवर्नमेंट की मीटिंग्स का जो अगर आप शेड्यूल देखें, या तो फ्राइडे नमाज का टाइम रखी जाती थी या एम जो है नमाज का टाइम पे रखी जाती थी। यानी ये जुल्म की एक इंतहा थी, जिस जुल्म को मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जालिम से जालिम भी बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये जो वन सेशन, वन इंडिया, वन लॉ, पता नहीं क्या क्या, 111 के नाम पे पता नहीं क्या क्या, ये 1 इशू था। इसमें कहा गया कि हम अब मौसम पे भी अपनी हुकूमत चलेंगे। यानी सेक्रेटरी साहब नौजुबिल्ला खुदाई का दावा कर रहे थे कि हमारे ऑर्डर्स मौसम पे भी चलेंगे। तो उस वजह से जो एकेडमी जो भी बड़ा अफसर, खासकर बाहर का अफसर कुर्सी पे बैठता था, उसको डायरेक्शन भी ऐसा लग रहा था यही थी कि आप जितना लोगों को तंग करोगे, जितना आप सताओगे, खासकर छोटे मुलाजमीन को, लोकल मुलाजमीन को जितना आप तंग करोगे, उतनी आपकी प्रमोशन हो जाएगी। आज मैं एलजी साहब से कहूँगा कि जो लोग आपसे मिल रहे थे वो आपकी एजेंसी स्पॉन्सर करके आपसे उनको मिलवाते थे। आपके पास जो लोग आते थे उनका चेहरा ही नहीं है, उनको कोई लोग जानता ही नहीं है। या तो वो लैंड ब्रोकर थे, या तो वो कोई माफिया होता था, या वो एजेंसीज के स्पॉन्सर्ड होते थे। आज देख लीजिए, आज मामले रोकेंगे। इन वे स्कूलों को यूज किया जा रहा था तो लॉन्च ए कैंपेन इन फेवर ऑफ ड्रग्स, और उसको नाम दिया जाता था हम ड्रग्स रोक रहे थे। हर एक को मालूम था ये ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन सप्लाई कर रहा है। वरना इस वक्त भी मैं यकीन से कहूंगा कि अगर एक SHO उसको क्लियर डायरेक्शन हो कि आपको रोकना है, 7 दिन में सप्लाई चेन रुक जाएगी। जब ये मैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ कि हाई कोर्ट ने टाइमली अगर इंटरवेंशन न किया होता तो तकरीबन 300-400 स्कूल बंद हो गए होते, 2.5 लाख बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया होता। अब वो चूंकि आप देख रहे हैं न्यूज़ इंसाइडर 24x7 में हूं आपका मेजबान मोहम्मद हनीफ खान। जैसे कि आप सबको पता है, जो एकेडमिक सेशन जो था उसको उमर अब्दुल्ला की सरकार ने रिवाइज कर दिया है। इसी सब पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ जी अनवार है, जो प्रेसिडेंट है स्कूल एसोसिएशन के। इनसे हम बात करेंगे कि कितना जो ये खुश आइन कदम है, जो आजकल जो ये हिस्टोरिक स्टेप लिया गया है, इस पर हम बात करेंगे जी अनवार साहब से। वार साहब, खुशामदीद आपका। कैसा लग रहा है आपको जो ये हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया? शुक्रिया हनीफ साहब। कहते हैं ना कि न मेरे गमों का हिसाब ले, न अपने गमों का हिसाब दे, वो अजीब रात थी क्या कहें, जो गुजर गई सो गुजर गई। एक मुश्किल हालात से एजुकेशन सेक्टर गुजर रहा था। ऐसे ऑर्डर्स पास हुए थे जिनका न कोई लॉजिक थी, न कोई एविडेंस थी, न कोई डाटा उसको सपोर्ट कर रहा था। ऑटोक्रेटिक फैसले होते थे और उसी के नतीजे में 1-2 अफसरान ने जो है अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ऑर्डर निकाला, रातों रात व्हाट्सएप आ गया कि सेशन चेंज हो गया। न किसी स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया गया था उस वक्त, न किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ली गई, न एविडेंस देखी गई कि उससे पहले अगर ये सेशन रखा गया था तो क्यों रखा गया था। महज एक सेक्रेटरी ने फैसला ले लिया। खैर, अब चूंकि उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट है, मैं न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि पूरी कौम की तरफ से, पूरे विंटर जोन के स्कूलों की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, बच्चों की तरफ से, वालिदैन की तरफ से सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा का, जिन्होंने एक डिसीजन ले लिया और इससे बच्चों को जो राहत मिल गई, वो हर एक जानता है कि इस वक्त कितनी खुशी की लहर चारों तरफ है। देखिए, जालिम से जालिम भी बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये जो वन सेशन, वन इंडिया, वन लॉ, पता नहीं क्या क्या, 111 के नाम पे पता नहीं क्या क्या, ये 1 इशू था। इसमें कहा गया कि हम अब मौसम पे भी अपनी हुकूमत चलेंगे। यानी सेक्रेटरी साहब नौजुबिल्ला खुदाई का दावा कर रहे थे कि हमारे ऑर्डर्स मौसम पे भी चलेंगे। तो उस वजह से जो एकेडमिक लॉस हो गया वो सबों के सामने है, उस पर कहने की जरूरत है नहीं। और मैंने उस वक्त भी कहा, जब हम काफ़ी लड़े और मुझे ज़ाती तौर पे कितना परेशान किया गया, कितनी बार मुझे SIA बुलाया गया, CIK बुलाया गया, सिक्योरिटी फोर्स ने बुलाया, और कितना मेरा बिजनेस लॉस कराया गया, लेकिन महज ये था कि हमने एकेडमिक सेशन पे एक स्टैंड लिया था
ये एकेडमिक सेशन जो है इससे बच्चों का नुकसान होगा। खैर कितनी जालिमाना बात थी, बच्चों का जो नुकसान हो गया। और मैं इस वक्त एक गुजारिश जरूर करना चाहूँगा कि कम से कम एक प्रेसिडेंट सेट करने के लिए इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए कि ये ऑर्डर किस बिना पे लिया गया और किसने ले लिया, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अब हनीफ साहब, खुदा का शुक्र है कि जहाँ इस वक्त चारों तरफ खुशी है। मुझे वो वक्त भी याद है जब मैं अपना एक अजीज़ दोस्त था मेरा, वो सेक्रेटरी है गवर्नमेंट में, हम चाय पी रहे थे, उसने क्लास 4 मुलाजमिन के ताल्लुक से एक अच्छा ऑर्डर निकाला था, उसमें चंद मुलाजमों को फ़ायदा हुआ था। मैंने उससे कहा कि भाई वो मुलाजिम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वो अखबार में उनकी एसोसिएशन लिखना चाहती है कि आपकी तारीफ़ करना चाहती है। उसने कहा वार साहब ऐसा गलती से भी मेरी तारीफ़ मत करा देना अखबार में, बल्कि लिखना कि हमारे साथ जुल्म हुआ, हमें सताया जा रहा है, पब्लिक के खिलाफ ये अफसर है, मेरी प्रमोशन हो जाएगी। अगर आपने एक बार भी ये लिखा कि ये अफसर पब्लिक के लिए काम कर रहा है तो मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी इन्हें वे जो भी बड़ा अफसर, खासकर बाहर का अफसर कुर्सी पे बैठता था, उसको डायरेक्शन भी ऐसा लग रहा था यही थी कि आप जितना लोगों को तंग करोगे, जितना आप सताओगे, खासकर छोटे मुलाजमीन को, लोकल मुलाजमीन को जितना आप तंग करोगे उतनी आपकी प्रमोशन हो जाएगी। ये एक आम बात है, हर एक जानता है। हमारे लोकल अफसर्स को कितना पुष्टवाल किया गया था, कितना ह्यूमिलेट उनको एक किया गया। मुझे याद है कि कितने मुलाजिम मुझे मिल के कह रहे थे कि वार साहब हमें अपने स्कूल में जगह दे दीजिए, हम रिज़ाइन करना चाहते हैं। इस वजह से नहीं कि क्या हमारी सैलरी कम है या ज़्यादा है, इस वजह से कि हमें कदम कदम पे ह्यूमिलेट किया जा रहा है। और जानबूझ के मीटिंगें फ्राइडे के दिन जुमा के टाइम पे रखी जाती थी। आप अगर गवर्नमेंट की मीटिंग्स का जो अगर आप शेड्यूल देखें, या तो फ्राइडे नमाज का टाइम रखी जाती थी या एम जो है नमाज का टाइम पे रखी जाती थी। यानी ये जुल्म की एक इंतहा थी, जिस जुल्म को मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूँ। अब चूंकि पब्लिक गवर्नमेंट आ गई, लोगों की गवर्नमेंट आ गई, ठीक है। उमर साहब ने इलेक्शन रैलियों के दौरान ज़्यादा वादे नहीं किए, ज़्यादा बातें नहीं की होगी, बट ही सेंट ए मैसेज कि पब्लिक ओपिनियन मैटर्स, डेमोक्रेसी मैटर्स। जो कल एक जो है क्लियर सिग्नल गई कि पब्लिक ओपिनियन इज अटमोस्ट, और गवर्नमेंट पब्लिक ओपिनियन एक ताकत रखती है, एक ताकत है, एक कुव्वत है, और पब्लिक ओपिनियन ही को फैसला करना चाहिए। यही फर्क होती है डेमोक्रेसी और यही फर्क होती है ऑटोक्रेसी में। ऑटोक्रेसी में जो हुआ वो हर एक जानता है कि महाराजों से भी बदतर दौर जो है, जिस दौर से अभी हम जो गुजर रहे हैं। देखिए हनीफ साहब, हर एक जानता है कि वर्चुअली पब्लिक गवर्नमेंट को लोगों का ओवरवेलमिंग मैंडेट मिला, ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला। यानी ये इस बात का बिल्कुल वाज़ेह सबूत है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जितने भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले हैं, लोग उनके साथ नहीं हैं। जो एलजी साहब बार बार कह रहे थे कि लोग जो है मेरी तारीफें करते हैं, एलजी साहब ये बोल रहे थे कि लोग खुश है, मेरे साथ है। और ये भी कहा था कि अगर गुप्त तरीके पे लोगों की राय ली जाए तो लोग मेरे साथ हैं। आज मैं एलजी साहब से कहूंगा कि जो लोग आपसे मिल रहे थे वो आपकी एजेंसी स्पॉन्सर करके आपसे उनको मिलवाते थे। आपके पास जो लोग आते थे उनका चेहरा ही नहीं है, उनको कोई लोग जानता ही नहीं है। या तो वो लैंड ब्रोकर थे, या तो वो कोई माफिया होता था, या वो एजेंसीज के स्पॉन्सर्ड होते थे। आज देख लीजिए, आज मामले, आज पब्लिक ने मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में। ये एक रिएक्शन थी उन फैसलों के खिलाफ जो अवाम दुश्मन फैसले जो है सरकार ने ले लिए। हद ये है, आप अंदाजा कीजिए, हर गहरे आदमी से मिलकर गवर्नर साहब फोटो उठाता था, लेकिन जो क्रेडिबल एसोसिएशनें थी, जो क्रेडिबल बॉडीज थी, उनको बुलाया नहीं जाता था। जो यहाँ की क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज थी, एनजीओ थे, उनके पैरेलल छोटे मोटे एसोसिएशनें खड़ी की जाती थी। अब वो एक्सपोज हो गए हैं, लोगों का मैंडेट सामने आ चुका है। राइट नाउ लीगल पोजीशन जो भी हो, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई फैसला मॉरली करप्ट नहीं है। यानी अगर उनके पास पावर भी है, अगर वो फैसला कर भी लेते हैं, बट पीपल हैव रिजेक्टेड देम, दे हैव नो मॉरल राइट टू इशू एनी ऑर्डर नाउ। अब हम ये उम्मीद करेंगे कि सरकार, जिस तरह से उमर साहब ने इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि प्रोएक्टिव अंदाज से गवर्नमेंट चल रही है, मैं एमएलए साहिबान का, सारे मिनिस्टर साहिबान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो इस वक्त हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर आदमी की बात सुन रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि हिस्टोरिक
गवर्नमेंट होगी जो लोगों के जज्बात का ख्याल रखते हुए अकाउंटेबिलिटी जो है क्रिएट करेगी। इस वक्त पोजीशन ये है कि हर एक आदमी अपनी राय का इजहार करना चाहता है। अब हमें ये उम्मीद है कि ये जो काले कवानीन आज तक नाफिज हुए हैं वो सारे कवानीन वापस लिए जाएं, क्योंकि उन कवानीन की वजह से मैं सिर्फ एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करूं तो 10% लिटरेसी रेट जम्मू के मुकाबले में कश्मीर की डाउन हो चुकी है। मैं गवर्नमेंट डाटा की बात करता हूं। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद जो 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, इस वक्त 1.5 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं। ड्रग्स को एक कैंपेन के जरिए हाईलाइट किया जाता था, मतलब एक कैंपेन के जरिए ड्रग्स की पब्लिसिटी की जाएगी। मुझे बताइए, हमें मजबूर किया जाता था कि आप स्कूलों में सेमिनार कर लीजिए ड्रग्स पे। अगर आपको एक छोटे बच्चे को कहना है, अगर आप चाहते हैं कि एक छोटा बच्चा सिगरेट पिए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बेटा सिगरेट मत पियो, क्योंकि बच्चा वही काम करता है जिससे आप उसको रोकेंगे। इन्हें वे स्कूलों को यूज किया जा रहा था टू लॉन्च ए कैंपेन इन फेवर ऑफ ड्रग्स, और उसको नाम दिया जाता था हम ड्रग्स रोक रहे थे। हर एक को मालूम था ये ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन सप्लाई कर रहा है। वरना इस वक्त भी मैं यकीन से कहूंगा कि अगर एक SHO उसको क्लियर डायरेक्शन हो कि आपको रोकना है, 7 दिन में सप्लाई चेन रुक जाएगी। जब ये एक मिलिटेंट अगर कुपवाड़ा में हरकत करता है, बाय द वे वैसे मिलिटेंसी यहाँ है नहीं, ये तो इन्हीं को नजर आती है, लेकिन अगर है भी तो ये फौरन कहते हैं कि हमने उसको पकड़ लिया। ये तो व्हाई नॉट ड्रग पेडलर्स सप्लाई चेन है, उन पेडलर्स को नहीं पकड़ा जाता। हालांकि सरकार जानती है ये क्या मामला है। उन हालात में जो ड्रग्स को आम कराया गया, उसके पीछे कौन लोग थे, क्या थे, खैर वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो जाएंगे। और आप देख लीजिए, और इस तरह से माहौल बनाया जा रहा था कि शायद ये ड्रग्स में यहाँ के बच्चे इन्वॉल्व हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। एक माफिया था जिसको कहीं ना कहीं से सरकार की पैट्रोनेज हासिल थी। अब इस वक्त चूंकि हालात बदल गए हैं, हमें यकीन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटहुड भी यहाँ रेस्टोर करेगी, और जितना भी 2019 के फैसले से जो शबून मारा गया यहाँ के हुकूक पे, वो हुकूक देखिए, किसी का हक आप कितना ही मारें, हक आवाज देता है। आज तक तारीख ने साबित किया है कि जिस कौम ने भी किसी कौम का हक छीना, बिल आखिर वो कौम अपना हक वापस छीनने में, लेने में कामयाब हो गई। और आज जो एजुकेशन जो सेक्टर को पिछली सरकार ने तबाही के दहाने पर पहुंचाया था, जो आउट ऑफ स्कूल्स बच्चों की तादाद बढ़ी थी, जो ड्रग्स यहाँ आम हुए थे, जरूरत है कि उन काले कवानीन को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। हनीफ साहब, मुझे बताइए, कितनी अफसोस की बात है, 70-80 साल से कोई स्कूल चल रहा है, आज उसको कहा जा रहा था कि आप क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाओ। मैं उसी पे अब आना चाहता था कि जो एक गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था, जो स्कूल स्टेट लैंड पे या है, आप उसके खिलाफ बहुत हमेशा एक्टिव रहते थे, आप कोर्ट में भी लड़े और कोई शायद फैसला अभी तक नहीं आया। क्या आप इस वक्त जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है उसमें ये डिमांड रखेंगे कि ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाए? दो चीजें, एक तो ये पॉलिटिकल नॉन इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट जो क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स को बोलते हैं, एक तो वो तो ना कोई कानून में है, ना तो एक्ट में, खामा-खा पे उसको लागू किया गया था हरासमेंट के लिए, क्योंकि 2-2 साल उसमें लगते हैं। मैंने हालांकि सरकार को मशवरा दिया था, मैंने कहा देखो, अगर आपको किसी स्कूल पे शक है तो CID वेरिफिकेशन गुप्त तरीके पर होती है। अगर आपको लगता है कि इंटरनेशनल स्कूल है तो बंद कर दीजिए। हर एक से आप मांग रहे हैं कि अपनी क्रेडेंशियल्स जो वेरीफाई करा के ला, बहुत ज्यादा। इसके बाद स्टेट लैंड के नाम पे 300-400 स्कूलों को जो बंद करने की साजिश की गई थी, मैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का शुक्रगुजार हूं कि हाई कोर्ट ने टाइमली अगर इंटरवेंशन न किया होता तो तकरीबन 300-400 स्कूल बंद हो गए होते, 2.5 लाख बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया होता। अब वो चूंकि अभी तक डिवीजन बेंच में है, और हमारी सरकार से अब गुजारिश रहेगी कि उसमें हमारी जो है मदद की जाए, और जिस तरह से मिशनरी स्कूल हैं इसी तरह से उन स्कूलों को भी लैंड अलॉट की जाए। देखिए, हम कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं करते हैं। मिशनरी स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं या अफसरान के बच्चे पढ़ते हैं। वो जो कम्युनिटी बेस्ड स्कूल्स हैं, ट्रस्ट बेस्ड स्कूल्स हैं, या इसी तरह से जो डिफरेंट अवकाफ वगैरह के अंडर चलने वाले स्कूल हैं, वहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं। 100, 150, 200, 300 फीस है। उनको जो लैंड अलॉट हुई है उसी तरह से अलॉट हुई जिस तरह से यहाँ के मिशनरी स्कूलों को हुई है, और जो पूरे भारत में है, पूरे इंडिया में है। देखिए, इंडिया में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे गवर्नमेंट लैंड पे ही स्कूल है। 70% स्कूल स्टेट लैंड पे ही है।
पता नहीं कश्मीर में ये क्या हुआ कि रातों रात ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे हमने कोई गलत किया हो, चोरी की होगी। हालांकि कम्युनिटी बेस्ड स्कूल्स है, उस पे हक जो है लोकल पंचायत का है। ये तो किसी गवर्नर साहब की, किसी कमिश्नर सेक्रेटरी की मीरास नहीं है, या कोई, जब हम स्टेट की बात करते हैं स्टेट का मतलब लोग ही होते हैं, पब्लिक होता है। ये पंचायत का मामला था। पीएनसी को वापस लिया जाए, ये हमारी गुजारिश है। स्टेट लैंड के मामले को वंस फॉर ऑल जो है हल किया जाए ताकि दोबारा ऐसा कोई काला कानून स्कूलों पे लागू ना हो। और उसके साथ साथ जो इस दौरान एक्ट्स में अमेंडमेंट की गई है वो अमेंडमेंट्स वापस ली जाएं, क्योंकि उन अमेंडमेंट्स के जरिए ऐसी सिचुएशन बनाई गई है कि अगले 2-3 साल में सारे स्कूल हमारे बंद हो जाएंगे। आप अंदाजा कर लीजिए 2015 से पहले यहाँ सीबीएसई स्कूलों की तादाद 5 या 6 से ज्यादा नहीं। आज 138 सीबीएसई स्कूल रन कर, और हमारे लोकल स्कूल्स की तादाद 3250 थी। 3250 से सिकुड़ के वो 2700 रहे। 140 स्कूल हमारे पिछले 2 सालों में बंद हो गए इन कवानीन की वजह से। अब हमारी सीधी सी बात है, गुजारिश इस नई गवर्नमेंट से रही है कि लोग बड़े जख्मी हैं, इनके दिल जख्मी हैं, इनके जज्बात जख्मी हैं, और जो हमारी इकॉनमी को क्रश किया गया। आप अंदाज़ा कीजिए, हर दिन हमें कोई न कोई नोटिस इनकम टैक्स से, इसके बाद सेल्स टैक्स से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से, एसआई, एनआई, सीआई के पता नहीं कितनी एजेंसी, रोज़ाना जो ये चक्कर हुआ था हमें बेइज्जत करने का, ह्यूमिलेट करने का, तंग करने का। अब देखिए इकॉनमी इस वक्त हमारी कहाँ पहुंची है। यानी, और मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे एक जो पुलिस सरबराह हुआ करते थे उसने ये भी तक कहा था कि मैं यहाँ के पीएचडी स्कॉलर्स को छोले और केले उनसे बिकवाऊंगा, और इनकी हालत बेकारियों से बदतर करूंगा। अब वो यहाँ रहा नहीं रहा अलग बात है, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जिसमें जीना मुश्किल हो चुका था। आखिर में वार साहब, मेरा एक और सवाल है। बोस को रिलेटेड आपके बहुत सारे बयानात आए थे जब किताबें चेंज की गई थी, उसके बारे में जरा सा तफसीलन आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, वो मामला था क्या? देखिए, एक्चुअली जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो जानते थे कि ऑर्डर्स गलत हैं। मीटिंग्स में हमें वो कहते थे कि देखो ये ऊपर से ऑर्डर आया, हमारे हाथों में कुछ है नहीं। तो बुक्स के ताल्लुक से बिल्कुल एक जो गलत फैसला हुआ था ऑलरेडी, फिर उसके बाद मैं उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी का मशकूर हूँ, उसने हमें कहा कि चलो ऑर्डर तो है ऊपर से है, लेकिन आप अपनी किताबें लगा दो। अब हम चाहेंगे कि हम चोरी छुपे ना करें, बल्कि हम सरकार से कहेंगे कि बाकायदा इस ताल्लुक से ऑर्डर इशू हो, ताकि देखिए किताबों का मामला है कि हम सिंपल सी बात कहते हैं कि बाकायदा गवर्नमेंट एक कमीशन बनाए, एक कॉर्पोरेशन बनाए या कमेटी बनाए जो देखे कौन कौन सी स्टैंडर्ड किताबें हैं, उनके रेट्स वगैरह रीजनेबल है कि नहीं है वो देखें। और किताबों में अगर हम ये देखिए, इससे पहले एजुकेशन ये होती थी कि आप बच्चों को सोचने पर तैयार करें, हाउ टू थिंक, लेकिन ये सरकार कहती थी कि व्हाट टू थिंक। ये चाहती ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो, ये सिलेबस रखो। अब सीधी सी बात है, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। अब माहौल पैदा किया गया था कि देखो प्राइवेट स्कूल की किताबें महंगी हैं, बोर्ड की सस्ती हैं। अरे भाई, ये तो आलू टमाटर है नहीं कि वजन के हिसाब से देखेंगे, इसमें क्वालिटी का मामला होता है। उस ताल्लुक से हम सरकार से यही यकीन रखेंगे, एक तो ये जो बुक्स के ताल्लुक से ऑर्डर हुआ है वो रिवोक हो जाए, और साथ साथ जो एनओसीज, और उससे भी सबसे बड़ा मसला जो फीसेस इस दौरान बढ़ाई गई। देखिए, बोर्ड की जो फीस 500 हुआ करती थी वो 20,000 हो चुकी है। एक बच्चे का जो एग्जामिनेशन फीस 200 होता था वो 2000 कर दिया गया है। 100 टाइम्स 1000 टाइम्स जो फीस बढ़ाई गई है उसको वापस लिया जाए, ताकि ये गरीब बच्चों के साथ ज्यादती ना हो। इसी वजह से हनीफ साहब, जो आपने पहले ही कहा था कि आप इसको कैसे ले रहे हैं, तो मैंने इसी वजह से कहा था कि वो तारीख दिन थे, डार्क डेज थे हमारे लिए। इसी वजह से मैंने किसी शायर का जो आपको कहा कि न गमों का मेरे हिसाब ले, न गमों का अपने हिसाब दे, वो अजीब रात थी क्या कहें, जो गुजर गई सो गुजर गई। ये थे हमारे साथ जीएन वार, जिनका कहना था कि बड़ी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा था जब ये जो सेशन है रिवाइज किया गया था। आज ये बहुत खुश है जो सेशन दोबारा से बहाल किया गया है उमर अब्दुल्ला की सरकार से, और साथ में इनका कहना है कि जो भी फीसिस वगैरह स्ट्रक्चर को चेंज किया गया उसको भी उमर अब्दुल्ला जो सरकार है वो देख लेगी। अपडेट्स के लिए आप आगे देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24x7।